नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है बीजेपी हार गई, एनडीए जीत गया। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि इस बार बीजेपी हार गई है और एनडीए जीता है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र में एनडीए सरकार बनेगी या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दोनों तरफ से कशमकश जारी है। आज एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को ही एनडीए का नेता चुन लिया गया है। और अब राष्ट्रपति के समक्ष एनडीए के सभी नेता जाकर ये कहेंगे कि सरकार बनाने की अनुमति उनको दी जाए और संभवतः 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है, अगर कोई और अन्य अड़चन न हुई तो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस बीजेपी हाईकमान ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार केंद्र में 400 पार का नारा एनडीए का दिया था और बीजेपी को 370 का नारा दिया था, लेकिन न तो बीजेपी उस टारगेट को अचीव कर सकी और न ही एनडीए। हैरत की बात तो ये है कि 400 का पार का आंकड़ा तो छोड़ 300 का आंकड़ा भी एनडीए पार नहीं कर सका है। और स्थिति ये हो गई है कि अब सरकार केंद्र में किसकी बनेगी, इस बात को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनकी सरकार बन जाए, क्योंकि सरकार बनने के बाद ही सत्ता सुख भोगा जा सकता है। खैर, आपको बता देते हैं कि इस बार 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाकर अपना इस्तीफ़ा भी सौंप दिया है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा है कि जब तक फिर से कोई नया प्रधानमंत्री या फिर से कोई जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जब तक वो नहीं बनता तब तक आप केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहें। और अब आपको बताते हैं कि एनडीए ने 292 का आंकड़ा पार किया, जिसने 400 पार करने का टारगेट दिया था, और बीजेपी ने सिर्फ 240 का आंकड़ा पार किया है। ये ठीक है कि बहुमत के आधार पर एनडीए अपनी सरकार बना सकता है, लेकिन जो एनडीए के जो घटक हैं, जिनमें जेडीयू के नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और टीडीपी नेता आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ये 2 घटक ऐसे हैं जो सरकार को, एनडीए सरकार को बनाने से रोक भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए को तभी समर्थन देते हैं कि उनकी जो मांगें हैं वो पूरी की जाएं। खूब ब्लैकमेलिंग की जाएगी और नरेंद्र मोदी को, बीजेपी हाईकमान को इस कदर झुकाकर बात करेंगे कि उनकी मांगें माननी ही पड़ेगी। और चूँकि ये मौका भी है और नीतीश बाबू मौका परस्त भी हैं, पलटू राम भी कहलाते हैं, तो फिर क्यों नहीं वो इस मौके को भुना पाएंगे।
हालांकि उनको विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की तरफ से भी न्योता मिला हुआ है कि वो उनका साथ दें और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने साफ तौर से कह दिया है कि वो NDA में ही हैं, NDA के ही साथ रहेंगे। ठीक उसी तर्ज पर चंद्रबाबू नायडू ने भी ये कह दिया है कि वो NDA के साथ ही हैं और NDA के साथ ही रहेंगे। लेकिन अब गारंटी कौन देगा, नीतीश बाबू की या चंद्रबाबू नायडू की? क्योंकि इनका इतिहास अगर पुराना खंगाला जाए तो उसमें साफ दिखता है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक NDA के साथ आते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक NDA को छोड़ भी जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल से लेकर और अब तक इस तरह की उठापटक होती रही है। अब फिलहाल चूँकि दोनों NDA में ही हैं, इसलिए अब NDA में वो रहकर सरकार बनाना चाहते हैं। नीतीश बाबू ने तो यह तक कह दिया है कि जल्द से जल्द NDA सरकार बने। मतलब अब मोदी सरकार का नारा नहीं है, अब NDA सरकार का है, क्योंकि मोदी का जो जादू था वो इस बार नहीं चल पाया है। बीजेपी हार गई है क्योंकि वो बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी है। ये ठीक है कि वो एक लार्जेस्ट पार्टी है, बनी है, लेकिन बहुमत न आना, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनना 2014 से लेकर अब तक, और तीसरी बार में आकर गाड़ी अटक जाना बीजेपी की, ये एक बहुत ही शोचनीय स्थिति है। मंथन करने की बात है बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। बेशक उनकी उड़ीसा में सरकार पहली बार बनी है बीजेपी की, लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा में भी नुकसान हुआ है, राजस्थान में भी नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है और पंजाब में भी नुकसान हुआ है। दिल्ली में ठीक है कि उनको सभी 7 लोकसभा सीटें हासिल हो गई हैं, लेकिन केवल इनसे ही बीजेपी अपने आप की पीठ नहीं थपा सकती। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर बीजेपी को फिर से अपने कमल के फूल खिलाने हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, तो फिर उनको कड़ी मशक्क़त करनी होगी और अपने जो पुराने नेता हैं उनका साथ लेना होगा। नए नेताओं को लेकर नई अन्य दलों से नेताओं को शामिल कर चुनाव उनको लड़वाना, ये अब की तर्ज छोड़नी पड़ी होगी। अब उसको बीजेपी के हाईकमान उसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं, ये तो खैर उनका अपना निर्णय ही होगा, इसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं भी कर सकते हैं। उधर विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने भी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन उनका आंकड़ा 234 तक आकर अटक गया है और कांग्रेस के पास अभी 99 सीटें ही हैं। वो 100 का आंकड़ा छूते छूते रह गई है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने वायनाड से और रायबरेली से जीत दर्ज करवाकर अपनी एक अलग पहचान बना ली है, अपनी लोकप्रियता को साबित किया है। लेकिन उस लोकप्रियता को भुनाना उनको अब पड़ेगा। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? हालांकि वो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी डोरे डाल रहे हैं, लेकिन अभी उनकी बातों में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू नहीं आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 8 जून को क्या NDA सरकार बनती है केंद्र में या उसमें कोई अड़चन पैदा होती है। बड़ा ही दिलचस्प खेल है। ठीक है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए और इस वक्त ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और यह चैनल अगर परत दर परत अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।